हेलो बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। इस चैप्टर में हमने कई सारी वीडियो बना ली है, तो पहले आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसमें सब्सक्रिप्शन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और आज जो मैं तुम्हें कराऊंगा वो कराऊंगा कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है बच्चों, तो कंज्यूमेबल आइटम क्या होता है इस बात को थोड़ा समझते हैं। कंज्यूमेबल आइटम का मतलब होता है कि हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो धीरे धीरे कंज्यूम होते चले जाते हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल होते जाते हैं, और जितना पार्ट वो इस्तेमाल हो जाते हैं उतने पार्ट को हम बोलते हैं खर्च। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, ये खर्च क्या होता है। हाँ, वैसे तो एक बात और बता दूँ पहले, वो ये कि जैसे कंज्यूमेबल आइटम की अगर हम बात करें तो ऑफिस के अंदर स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी कंज्यूम होता है, ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्पोर्ट्स क्लब के अंदर स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, वो कंज्यूम होता है वहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ कंज्यूम होती है। बच्चों में तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और पढ़ाते वक्त मैं बच्चों को क्या करता हूँ, मैं इंक का इस्तेमाल करता हूँ। मैं हमेशा इंक खरीदता हूँ और इंक के द्वारा ही अपने मार्कर में डाल के बच्चों को पढ़ा पाता हूँ। तो एक मैं इसको रुपीज़ में नहीं समझा रहा, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ओपनिंग में इंक की बॉटल जो थी वो थी 5, तो ओपनिंग में मेरे पास इंक की 5 बॉटल थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ बॉटल्स इंक की और खरीद ली। तो अगर ओपनिंग में मेरे पास 5 बॉटल थी और मैंने 20 बॉटल इंक की और खरीद ली, तो टोटल मेरे पास इंक की कितनी बॉटल होनी चाहिए, 25 बॉटल होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है, खुद सोच के देखो। मेरे पास मंथ के स्टार्टिंग में टोटल 5 बॉटल थी इंक की, जिस इंक से मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने 20 बॉटल इंक की और खरीद ली, तो टोटल मेरे पास इंक की 25 बॉटल हो गई। अब जब पूरा महीना बीत गया और मैंने चेक किया कि अब मेरे पास कितनी बॉटल बची है, तो उस केस में मेरे पास जो क्लोजिंग में बचा था, क्लोजिंग में जो इंक बचा था वो सिर्फ बच्चों 3 बॉटल रह गई। अब ये सोच के देखो कि 3 बॉटल कैसे, कितने होने चाहिए थे। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ओपनिंग में हमारे पास इंक के 5 बॉटल थे, 20 बॉटल हमने और खरीद लिए, टोटल हो गए 25 बॉटल। और 25 बॉटल में अब हम जब चेक कर रहे हैं एंड में, तो सिर्फ 3 ही बॉटल बचे। ये 22 बॉटल कहाँ चले गए, ये 22 बॉटल कहाँ चले गए बच्चों, ये कंज्यूम हो गए। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल हो गए, और जितना कंज्यूम हो गया इसे हम बोलेंगे एक्सपेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस है ये। और इस एक्सपेंस को हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ में आ गई? ठीक है, वैसे तो ये अभी मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन इसको ये रुपीज़ में होंगे सारे के सारे। मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंपल एक लॉजिक बताया कि हल्का सा समझ कैसे सको तुम लोग। ठीक है, तो ओपनिंग में मेरे पास इंक के 5 बॉटल थे और मैंने 20 बॉटल और खरीदे, तो मेरे पास 25 बॉटल होनी चाहिए टोटल। लेकिन एंड में क्लोजिंग में इंक मेरे पास सिर्फ 3 ही बॉटल बची थी। 25 होनी चाहिए थी, 5 पहले के 20 खरीदे, टोटल 25 होनी चाहिए थी। 25 में से सिर्फ 3 ही बचे हैं, बाकी 22 बॉटल मैंने इस्तेमाल कर लिए। कहाँ इस्तेमाल किए, बच्चों को रोज़ पढ़ाता हूँ तो रोज़ पढ़ाने में इंक का इस्तेमाल होता है। 22 बॉटल मैंने इस्तेमाल कर लिए, जितने बॉटल इस्तेमाल कर लिए वो कहलाएगा एक खर्चा, वो कंज्यूम कहलाएगा। मटेरियल कंज्यूम हो गया, वो एक एक्सपेंस बन जाएगा। उस एक्सपेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई कि कंज्यूम क्या होता है। अच्छा, जब तक ये कंज्यूम नहीं होंगे, जब तक ये हमारे पास पड़े रहेंगे, तब तक ये हमारे एसेट्स हैं। जैसे ओपनिंग में मेरे पास 5 बॉटल थी, तो ये ओपनिंग की एसेट्स है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा। और क्लोजिंग में 3 बॉटल बचा है, तो ये क्लोजिंग के एसेट्स में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जितना इस्तेमाल हो गया वो हमारा खर्च बन गया। तो बच्चों, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए हुए हैं, और पहले मैंने स्टेटमेंट के द्वारा समझाया हुआ है। ये जो मैं समझा रहा हूँ ये स्टेटमेंट के द्वारा है। ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। इसके बाद मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे और बनाऊंगा जिसको मैं अकाउंट के द्वारा समझाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मटेरियल का एक अकाउंट बनाऊंगा और साथ में क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाऊंगा और अकाउंट बनाकर भी समझाऊंगा। तो पहले मैं तुम्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में समझा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट के द्वारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टेटमेंट के फॉर्म में समझते हैं। बच्चों, जो बात मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाई है
वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया वो कैसे निकालेंगे? तो दो तरीके हैं। पहला, व्हेन टोटल परचेज इज गिवन, जब आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल परचेज दिया होगा। टोटल परचेज दिया हुआ है इसका मतलब कि इसमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दिया हुआ है। जब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दिया है तो आपकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल वही फॉर्मूला लगा देना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग में कितना कंज्यूमेबल आइटम था, ऐड कर दो नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। नेट परचेज मतलब अगर हमने कुछ रिटर्न कर दिया तो उसको माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो नेट परचेज हमने कितना किया मटेरियल का उसको भी ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इससे हमारा कितना कंज्यूम हो गया वो निकल के आएगा। तो यहाँ लिखा बैलेंस टू बी शॉन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, ये तो था पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या था कि कई बार हमें क्रेडिट परचेज नहीं, हमें कैश परचेज दिया होता है और हमें क्रेडिट परचेज नहीं दिया होता। तो अगर हमें क्रेडिट परचेज नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों क्रेडिट परचेज नहीं दिया तो उस केस में हमें क्रेडिटर्स को भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम पूरा लिख देंगे। अगर हमने कोई कैश में परचेज किया तो कैश परचेज को भी ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी परचेज है। और अगर हमने कोई पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को तो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमने करंट ईयर में कोई पेमेंट किया क्रेडिटर्स को तो वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसी साल की पेमेंट है। और उसके बाद पेमेंट मेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर, यानी कि अगर हमने पिछले साल क्रेडिटर्स को कोई एडवांस पेमेंट की है तो वो इस साल के लिए हुई होगी, उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल से बिलोंग करता है। बात समझ आ गई? मैंने ये सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में भी बताया हुआ है कि एडवांस एक साल आगे चलता है। जैसे कि ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। तो 3 ईयर हो गए हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर के एंड में कोई एडवांस दिया गया है तो वो करंट ईयर के लिए होता है और करंट ईयर के एंड में एडवांस दिया गया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, पेमेंट मेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड में कोई एडवांस दिया गया है फॉर करंट ईयर और वो एडवांस इस साल के लिए दिया गया, करंट ईयर के लिए दिया गया तो ऐड कर देंगे। इसको हम बोल सकते हैं बिगिनिंग में कोई एडवांस दिया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का एंड बोलो या बिगिनिंग बोलो एक ही बात है, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जैसा ही है। और फिर उसमें ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है। इस साल के क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे, एंड ऑफ करंट ईयर मतलब इस साल के क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस साल से बिलोंग करते हैं। माइनस करेंगे पेमेंट मेड इन एडवांस इन द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कोई एडवांस दिया है, यानी कि करंट ईयर में एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए दिया तो इस साल का नहीं है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे। और माइनस करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर मतलब यानी ये पिछला साल है, पिछले साल का कोई क्रेडिटर है तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि पिछले साल का क्रेडिटर हमारा इस साल से बिलोंग नहीं करता, उसको माइनस कर देना है, यानी कि करंट ईयर की बिगिनिंग का क्रेडिटर माइनस कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस करते ही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा, यानी कि सब कुछ सेम है, मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला और दूसरे वाले में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ पर अगर हमने कोई पेमेंट की तो वो आ जाएगा, ठीक है, एडवांस आ गया एक्स्ट्रा, एंड का क्रेडिटर, ठीक है, फिर ये एडवांस फिर आ गया और फिर उसके बाद फिर क्रेडिटर आ गया, यानी कि ओपनिंग के क्रेडिटर, क्लोजिंग के क्रेडिटर, ठीक है, ओपनिंग का एडवांस, क्लोजिंग का एडवांस, ये 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। तो बच्चों पहले एक सवाल करते हैं और सवाल के बाद मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो। इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें लिखा है कि गुड हेल्थ हॉस्पिटल है, 31 मार्च 2020 को हमें उसका कंज्यूमेबल आइटम निकालना मेडिसिन का, कि मेडिसिन कितने कंज्यूम हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का 1,75,750
ओपनिंग स्टॉक है ये, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,44,650। क्रेडिटर्स दे रखे हैं मेडिसिन के, ओपनिंग के क्रेडिटर हैं 15,06,900 और क्लोजिंग के क्रेडिटर है 18,20,700। और आगे लिखा हुआ है नीचे मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 60,80,700, 60,80,700। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें परचेज दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। अगर हमें परचेज दिया हुआ है तो इसका मतलब कि हमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दिया हुआ है। उस केस में हमें क्रेडिटर्स को नहीं लेना, तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स को नहीं लेना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स तो दिए हुए हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का दोनों दे रखा है, क्रेडिटर ओपनिंग के भी दे रखे हैं, क्लोजिंग के भी दे रखे हैं, लेकिन हमें लास्ट में मेडिसिन परचेज दिया हुआ है 60,80,700। जब हमें मेडिसिन परचेज दे दिया तो इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है तो इसका मतलब कि वो कैश प्लस क्रेडिट दोनों परचेज है उसके अंदर कैश परचेज भी है और उसके अंदर क्रेडिट परचेज भी है। और जब हमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों पता होगा तो हमें क्रेडिटर्स को नहीं लेना। इसका मतलब कि सेकंड वाला तरीका हम तब लगाएंगे जब क्रेडिट परचेज गायब हो, ठीक है। और अगर जब टोटल परचेज पता हो, यानी कि हमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों पता है, तो हम पहला वाला तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें परचेज दिया हुआ है, परचेज मतलब टोटल परचेज दिया हुआ है, तो हम पहला वाला तरीका अपनाएंगे और पहले वाले तरीके में क्रेडिटर्स नहीं आएगा, ठीक है। क्रेडिटर कब आएगा, जब क्रेडिट परचेज गायब हो। यहाँ पे हमें क्रेडिट परचेज गायब नहीं है, हमें क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, हमें टोटल परचेज दिया है, तो टोटल परचेज में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों आ जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है 1,75,750। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम है 1,75,750। परचेज हमारा दे रखा है कितने का, नीचे दे रखा है 60,80,700, 60,80,700। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,44,650। ठीक है बच्चों, तो ये लो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल से। हाँ, तो जो माइनस करते हैं उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, बेटर रहेगा। 1,75,750, 1,75,750 प्लस करेंगे 60,80,700, 60,80,700, अब माइनस कर देंगे 1,44,650, यह आएगा 61,11,800, 61,11,800 इतना मटेरियल कंज्यूम हो गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं मैच भी कर लूँ आंसर इसका। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ इतना। इसमें क्या है, तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि तुम्हें टोटल परचेज दिया नहीं दिया। टोटल परचेज मतलब अगर सिर्फ परचेज लिखा होगा क्वेश्चन में तो टोटल परचेज होगा, और टोटल परचेज अगर तुम्हें दिया हुआ है तो इसका मतलब कि तुम्हें कैश और क्रेडिट परचेज दोनों दिया हुआ है, और पहला वाला तरीका लगा देना। दूसरा वाला तरीका कब लगाना है, दूसरा वाला तरीका तब लगाना है जब तुम्हें क्रेडिट परचेज ना दिया हो, ठीक है। तो पहले वाले तरीके से आंसर आ गया, और अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्रेडिट परचेज गायब होगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। अब तुम स्क्रीन के ऊपर देखो, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा तुम्हें, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020 का हमें बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा।
तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है 30,000 रुपये। यानी स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम यहाँ पे स्टेशनरी नाम बदल सकते हो तुम लोग, ये दे रखा है 30,000 रुपये। ठीक है, तुम यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम की जगह स्टेशनरी लिख देना। तुम लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना 30,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपये दे रखा है। अब आगे क्या रखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये है 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 20 और 31 मार्च 19-20, फिर 20-21, और 1 मिनट यहाँ पे कह रखा हमें 31 मार्च 20 का बनाना है। तो 31 मार्च 20 हमारा 31 मार्च 20, ठीक है। 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 19 और ये 1 अप्रैल 18। तो एक मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। 1 अप्रैल 18 को साल स्टार्ट हुआ पिछला, 31 मार्च 19 को ख़त्म हुआ। 1 अप्रैल 19 को अगला साल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 20 को ख़त्म होगा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 20 को साल स्टार्ट होगा और 31 मार्च 21 को ख़त्म होगा। देखो बच्चों, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 19 को ख़त्म हो जाएगा। और फिर करंट ईयर 1 अप्रैल 1919 को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 20 को ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 21 को ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझते बच्चों, मैंने एक सब्सक्रिप्शन वाले में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर का जो एंड होता है, प्रीवियस ईयर का जो एंड होता है, ठीक है, और करंट ईयर का जो बिगिनिंग होता है, वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर का एंड ही करंट ईयर का बिगिनिंग होता है और ये करंट ईयर का जो एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होगा। ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमें इससे पता चलेगा कि कौन सी इनकम किस साल से बिलोंग करती है। अब जैसे मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया स्टेशनरी का 30,000 रुपये। उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को। अब क्या रखा, 1 अप्रैल 2019 को क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के हैं। बच्चों बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल ध्यान दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या रखा है कि 1 अप्रैल 19 को 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स है। और मैं यहाँ पे तुम लोग बता दूँ कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च 2020 का। अब 1 अप्रैल 19 को अगर क्रेडिटर्स 20,000 रुपये है तो ये पिछले साल के क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ पिछले साल का एंड करंट ईयर का बिगिनिंग होता है हमेशा। यानी कि ये 31 मार्च 19 का जो एंड है वो 1 अप्रैल 19 का बिगिनिंग बन जाएगा। यानी पिछले साल का एंड करंट ईयर का बिगिनिंग होता है और करंट ईयर का एंड अगले साल का बिगिनिंग बन जाता है। तो अगर 1 अप्रैल 19 को हमारे पास क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के हैं तो इसका मतलब ये क्रेडिटर पिछले साल के होंगे। और पिछले साल का क्रेडिटर है, इसका मतलब ये पिछले साल की परचेज है, इस साल की परचेज नहीं है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के एंड का क्रेडिटर माइनस करेंगे, उसको हम करंट ईयर का बिगिनिंग भी बोलते हैं। ये कितने का है, ये है 20,000 रुपये का। तो ये 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, समझ आ गया क्या है क्रेडिटर्स एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड का क्रेडिटर। इसका मतलब इस साल के बिगिनिंग का क्रेडिटर, एक ही बात होता है। ये पिछले साल के क्रेडिटर होते हैं, इसको माइनस करेंगे, इस साल से बिलोंग नहीं करते ये। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें लिखा है कि 31 मार्च 2019 को कुछ एडवांस पे हुआ है।
इसका मतलब बच्चों पिछले साल एडवांस पे हुआ है कितने रुपए का, 2000 रुपये का। यानी कि अगर पिछले साल 31 मार्च 19 को एडवांस पे हुआ है तो एडवांस अगले साल से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि अगर 31 मार्च 19 को एडवांस पे किया गया 2000 रुपये तो वो इस साल के लिए है, तो उसको ऐड कर देंगे पेमेंट मेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। अगर कोई प्रीवियस ईयर में एडवांस पे किया गया है फॉर करंट ईयर तो उसको ऐड कर देंगे। वो कितने रुपए का है, 2000 रुपये का है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। आगे लिखा है अमाउंट, नेक्स्ट लिखा है 1 2, ये हो गया 4th पॉइंट। देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1,08,000। करंट ईयर में अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है स्टेशनरी के लिए 1,08,000। 1,08,000 रुपये की पेमेंट हुई है इस साल। और कैश परचेज बच्चों नहीं दिया हुआ, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम्हें कैश परचेज दे, तो मैं यहाँ पे काटा लगा रहा हूँ। इसका मतलब कि कैश परचेज तुम्हें नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो लिख देते, लेकिन उसकी जगह मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि नहीं दिया हुआ। आगे लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। ये एंड का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपये का, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ये 5,000 रुपये है। बच्चों जहाँ जहाँ कंज्यूमेबल आइटम लिखा तो वहाँ स्टेशनरी लिखोगे, ठीक है। जो मटेरियल जैसे जो हो आइटम होगा वही लिखना। मेडिसिन होगा तो मेडिसिन लिखोगे, स्टेशनरी है तो यानी जो ये कंज्यूमेबल आइटम लिखा ना, तो तुम्हें क्या करना है, अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन लिखोगे, कंज्यूमेबल आइटम की जगह पे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी लिख देना, ठीक है। और जो भी सामान है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख देना, कुछ भी लिख देना यहाँ पे जो दिया होगा क्वेश्चन में। अब आगे बच्चों लिखा है एक चीज़ और, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को क्रेडिटर्स हैं 13,000 रुपये के, यानी कि 13,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं 31 मार्च 2020 को, मतलब वो इसी साल के क्रेडिटर्स हैं। इसका मतलब इस साल की परचेज है वो, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर के एंड में जो क्रेडिटर होगा उसको ऐड कर देंगे। ये 13,000 रुपये का है तो ये ऐड होगा, इसको ऐड में कर दिया। और लास्ट में बच्चों एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 3,000 रुपये। यहाँ पे क्या कहा गया है, 31 मार्च 2020 को 3,000 रुपये का एडवांस पे हुआ है। तो बच्चों एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। अगर 31 मार्च 2020 को एडवांस पे किया गया है तो ये एडवांस अगले साल से बिलोंग करता है, तो ये इस साल का एडवांस नहीं है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट मेड इन एडवांस इन करंट ईयर, करंट ईयर में अगर कोई एडवांस दिया गया है फॉर नेक्स्ट ईयर तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ सर, ये 13,000 रुपये बच्चों ये क्रेडिटर्स था, ठीक है। मैं क्रेडिटर वाला फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्रेडिटर वाले में क्या लिखा है कि क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2020 13,000 रुपये, तो एंड का क्रेडिटर हमारा 31 मार्च 2020 को क्रेडिटर हमारा 13,000 रुपये का था, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का एंड का क्रेडिटर ऐड कर देंगे 13,000 रुपये। गलती से मैंने यहाँ लिख दिया था तो मैंने ठीक करके यहाँ लिख दिया। अब लास्ट में लिखा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 3,000 रुपये, यानी कि 31 मार्च 2020 को हमने 3,000 रुपये एडवांस पे किया। ये एडवांस नेक्स्ट ईयर के होगा तो इसलिए माइनस कर देंगे, इस साल का नहीं है। तो एडवांस का है पेमेंट मेड इन एडवांस इन द करंट ईयर, करंट ईयर में हमने एडवांस दिया फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए। कितने रुपए का एडवांस है, 3,000 रुपये, ये माइनस होगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं ताकि तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपये दिया वो लिख लेंगे। उसमें अगर कोई कैश परचेज है तो ऐड कर देना, और कैश परचेज नहीं है तो मत लिखना। ऐड करेंगे कैश परचेज, कैश परचेज दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन का तो इसे हमने नहीं लिखा, होता तो लिख देते। हमने करंट ईयर में जो पेमेंट की उसको ऐड करेंगे, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में हमने जो भी टोटल पेमेंट की है वो टोटल पेमेंट हम यहाँ लिख देंगे। हमने इस साल 1,08,000 की पेमेंट की थी वो हमने लिख दी। फिर उसके बाद क्या करना है, पेमेंट मेड इन एडवांस,
इन द प्रीवियस ईयर। अगर हमने कोई प्रीवियस ईयर में एडवांस पे किया फॉर करंट ईयर के लिए, मतलब हमने पिछले साल करंट ईयर इस साल के लिए पेमेंट कर दी तो उसको ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल से बिलोंग करता है। और क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर का क्रेडिटर को ऐड कर देंगे क्योंकि वो इसी साल का है। तो हमें क्या करना है, करंट ईयर के क्रेडिटर्स को ऐड करना है क्योंकि वो इसी साल से बिलोंग करते हैं, उसको ऐड कर देंगे। और पेमेंट मेड इन एडवांस इन द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर हमने करंट ईयर में कोई एडवांस की पेमेंट की है और वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए है तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि इस साल के लिए नहीं है वो पेमेंट। और क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर के एंड में कोई क्रेडिटर्स है, मतलब कोई क्रेडिटर्स है पिछले साल या फिर इस साल का बिगनिंग बोलो, इस साल के बिगनिंग में कोई क्रेडिटर्स है या फिर पिछले साल कोई क्रेडिटर्स है, तो उसे क्या करना है, माइनस कर देना। वो इस साल से बिलोंग नहीं करता और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और बच्चों कभी कभी क्या होता है, सेल भी दी होती है, मैं लिख देता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल जो होते हैं वो सेल हो जाते हैं, तो अगर वो सेल हो जाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी या फिर जो बुक वैल्यू होगी वो माइनस कर देना है तुम लोगों को, ठीक है। अगर मान लो कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर लिखा होगा कंज्यूमेबल आइटम जो है वो सेल हो गए हैं और लिखा होगा बुक वैल्यू उसकी 10,000 रुपये है, ठीक है, और सेल हुआ है वो 12,000 रुपये में। तो बच्चों जो मटेरियल सेल हो गई उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देनी है। तो तुम यहाँ पे एक और चीज़ लिखोगे, लेस सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, उसकी बुक वैल्यू 10,000 माइनस होगी। सेल प्राइस माइनस नहीं करना क्योंकि सेल प्राइस में तो प्रॉफिट भी ऐड होता है। एक्चुअल में हमारे पास से जो माल सेल हुआ है वो 10,000 रुपये का है तो सिर्फ बुक वैल्यू माइनस होगी। इसको तुम कॉस्ट भी बोल सकते हो, यानी कि जो मटेरियल का कॉस्ट है कॉस्ट माइनस करोगे। तो बात समझ में आ गई, कॉस्ट होगा, अगर सेल होगी तो क्या करोगे, यहीं पे यहाँ पे एक और लिखना लेस, और लेस लिख के लिखना यहाँ पे सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, और जितने रुपये की उसकी कॉस्ट होगी वो माइनस कर देना, ठीक है। अब बच्चों इसका एक बार आंसर निकाल के चेक कर लेते कि कितना आ रहा है। 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था और हमने 1,08,000 की पेमेंट की इस साल। 2,000 रुपये का एडवांस पिछले साल पे हुआ था तो इस साल से बिलोंग करता है। 13,000 रुपये का इस साल का क्रेडिटर है करंट ईयर का, इतना ऐड हो जाएगा। अब देखो माइनस क्या क्या होगा, एडवांस करंट ईयर में जो पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए 3,000 वो माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस होगा, ये 20,000 ये प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर है 20,000 ये भी माइनस हो जाएगा। और ये 5,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है ये भी माइनस हो जाएगा। तो बच्चों 1,25,000 रुपये आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि 1,25,000 रुपये आ भी रहा है या गलत है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, 1,25,000 आ रहा है। तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। बस तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि करंट ईयर से बिलोंग करता है नहीं करता। तुम्हें एक बात ध्यान में रखो बिल्कुल कि अगर पिछले साल का क्रेडिटर है तो वो इस साल का नहीं है, उसको माइनस कर देना है, और इस साल का क्रेडिटर तो उसको ऐड कर देना क्योंकि इसी साल से बिलोंग करता है। पिछले साल का अगर एडवांस पे हुआ है तो इस साल से बिलोंग करता है, उसको ऐड कर देना। इस साल का अगर एडवांस पे हुआ है इस साल के एंड में तो मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए है तो उसको माइनस कर देना क्योंकि वो इस साल का नहीं है। और बाकी क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता ही होता है। कई बार तुम्हें इस कंज्यूमेबल आइटम का सेल भी दे रखा होगा, तो सेल दे रखा होगा तो तुम्हें क्या करना, सेल को भी माइनस करना है और सेल प्राइस माइनस नहीं करना, बुक वैल्यू या फिर कॉस्ट माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन को अकाउंट के द्वारा हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।